पीछे वालों, लाइव में कोई दिक्कत? सबसे क्रांतिकारी वही होता है? चलिए, आई होप सब कुछ समझ में आया होगा। आज से शुरुआत कर दे अंग्रेजी की। अंग्रेजी की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ चाहूंगा आपसे पूछना। ये बताओ कि जो स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूं, काफी तेज तो नहीं चल रहा ना? यानी जहां कभी लगे आपको कि स्पीड सर ने फास्ट कर दिया है, क्योंकि सच्चाई ये है कि जब मैं पढ़ाता हूं तो उसके साथ रम जाता हूं, यानी कि वो समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा स्पीड निकल जाता है। तो आप लोग मुझे बोल देना कि सर थोड़ा सा फास्ट हो गया, क्योंकि इस बैच की खासियत ये है कि हमें अब ये कुछ रहे ना ही जीवन में कि अंग्रेजी में कुछ नहीं जानते हैं, यानी अंग्रेजी या कुछ बचेगा ही नहीं इसमें। क्लियर है? तो बहुत आराम आराम से चीज़ों को समझते हुए चलना है। स्टार्ट करें? चलिए, अब जैसे कि मैंने बताया था कि इंग्लिश के अंदर दो चीज़ें आपको पढ़नी है। पहला है आपका वोकैब और दूसरा है ग्रामर। अब वोकैब की खास बात यह है कि जो सिनोनिम्स आपको पढ़ना है, अब सिनोनिम्स अब से पहले जो पढ़ रहे होंगे उनको मिसलिनियस मिला होगा, अगर जो पढ़े होंगे उनको पता होगा मिसलिनियस मिलता था। लेकिन इस बैच की खास बात यह है कि आपको लेटर वाइज पढ़ना है, यानी कि ए लेटर का जितना बन सकता है, सिनोनिम्स बन सकता है, इंटरनिम्स बन सकता है, उनको पढ़ना है। उसके बाद इसकी लगे हाथ प्रैक्टिस कर लेंगे, और जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन उनके साथ और ग्रुपिंग वर्ड भी इसमें साथ में जोड़ना है। ठीक, क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है अब्रिज। अब्रिज का मतलब होता है छोटा करना। अब्रिज का मतलब होता है शॉर्ट कर देना, छोटा कर देना, उसे कहते हैं अब्रिज। अब्रिज को याद कैसे करोगे? तो अब्रिज में लगा है ए और ब्रिज, यानी एक जो ब्रिज होता है दूरी को क्या कर देता है? छोटा कर देता है। मान के चलो कि आपको यहां से यहां जाना है, अगर ये ब्रिज हटा दिया जाए तो आप कहां कहां से जाके फिर यहां घूम फिर के आओगे, लेकिन ये ब्रिज बनने से क्या हो गई? दूरी। यानी अब्रिज, ए ब्रिज, एक ब्रिज क्या कर देता है? दूरी को छोटा कर देता है। तो अब्रिज का मतलब छोटा करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार। एट्रोसिटी का मतलब होता है ब्रुटैलिटी, मैसेकर। यानी कि जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे जगहों पे, देखो टीवी क्या हो गया, वो मोबाइल से कनेक्ट किया है, हो गया। चलो देखो, एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार। जैसे आपने देखा होगा कि कई कई जगहों पर नरसंहार हो जाता है, लोगों को मार दिया जाता है, उसे ही कहते हैं अत्याचार, एट्रोसिटी। तो एट्रोसिटी जहां कहीं भी आप सुनते होगे कि इस जगह पे हुआ, उस जगह पे, गांव में सुनाई देता है? गांव में नहीं, वो कहां सुनाई देगा? मेट्रो सिटी में। अब मेट्रो सिटी का मतलब होता है कि महानगर, जो बड़े बड़े शहर होते हैं जहां पर मेट्रो चलाई जाती है उसे मेट्रो सिटी कहते हैं। तो एट्रोसिटी कहां होता है? आगे आ गया।
चलिए, एट्रोसिटी समझ में आया? एट्रोसिटी कहाँ होता है? मेट्रो सिटी। मेट्रो सिटी का मतलब है महानगर। तो जैसे ये शब्द आपको दिखेगा एट्रोसिटी, दिमाग में क्लिक करेगा मेट्रो सिटी, कि मेट्रो सिटी में क्या होता है? अत्याचार होता है। देख लो उधर क्या है। तो एट्रोसिटी मतलब अत्याचार, और एट्रोसिटी मेट्रो सिटी में होता है। नेक्स्ट वर्ड है असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब होता है आक्रमण करना। अब आक्रमण करने के 3 वर्ड होते हैं, एक होता है अटैक, इन्वेड और असॉल्ट। अब अटैक का मतलब होता है कि दोनों पक्षों को जब पता हो, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे एक साइड किसी की सेना है और दूसरी साइड किसी दूसरे पक्ष की सेना है। अब इसको पता है कि ये आक्रमण करने वाला है, इसको पता है ये आक्रमण करने वाला है, यानी दोनों पक्षों को पता है। यहां पर क्या यूज होगा? अटैक। इन्वेड का मतलब होता है घर में घुस के मारना, यानी भारतीय सेना जब पाकिस्तान में क्या की थी? बताई थी कि आ रहे हैं, अंदर घुसी बजा के चली आई, इसे कहते हैं इन्वेड। इन्वेड का मतलब अंदर, यानी इन करके, यानी इन लगा है इन्वेड, अंदर घुस के मारना। असॉल्ट का मतलब होता है मारना ही नहीं, यानी कि आप जैसे 2 लोगों में लड़ाई हुई, अब एक व्यक्ति क्या किया? उसको मारा, उसके बाद उसका मोबाइल तोड़ दिया, उसका वॉच फोड़ दिया, उसका बाइक तोड़ दिया, इसका मतलब होता है असॉल्ट। यानी कि आपने क्या किया कि मारा तो, लेकिन साथ साथ में उसकी सारी चीजों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उसे कहते हैं असॉल्ट। असॉल्ट को याद करो सॉल्ट से, कि ऐसा खिलाया सॉल्ट कि क्या हो गया? असॉल्ट हो गया। यानी ऐसा खिलाया सॉल्ट कि बन गया वो असॉल्टर, कर दिया असॉल्ट। तो असॉल्ट का मतलब आक्रमण करना। नेक्स्ट वर्ड है एम्पल। एम्पल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। अबंडेंट, कॉपियस, यानी कि बहुत ही प्रचुर मात्रा में जो चीज हो उसे कहते हैं एम्पल। तो एम्पल को याद कर लोगे टेम्पल से, कि भारत में टेम्पल कितना है? एम्पल मात्रा में है, यानी कि टेम्पल एम्पल, यानी टेम्पल किस मात्रा में है? एम्पल मात्रा में है, यानी प्रचुर मात्रा में है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एवराइज। एवराइज का मतलब होता है लालच। एवराइज का मतलब होता है ग्रीडी, लालच, उसे कहते हैं एवराइज। एवराइज को याद करोगे कि अब के जो वारिस हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं? लालची हो रहे हैं, उनके अंदर लालच भरा रहा है। किसी छोटे बच्चे से जाके बोलो कुछ खा रहा हो, मांगना कि जरा देना हो, बोलेगा तुम अपना देते हो कि मैं दूं, यानी क्या है उसके अंदर? लालच भरा हुआ है। तो एवराइस अब के वारिस, और अब के वारिस कैसे हो रहे हैं? लालची हो रहे हैं, उनके अंदर लालच भर रहा है। एवराइस, लालच। नेक्स्ट है एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब होता है मेहनती, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, बहुत सारे वर्ड होते हैं इसके। तो एसिडुअस का मतलब मेहनती। याद कैसे करोगे? तो देखो पहले ही लगा है एस, यानी एस यानी गधा। गधा कैसा होता है? यानी गधा मेहनती होता है। एस एसिडुअस होता है, तो एसिडुअस का मतलब मेहनती। नेक्स्ट वर्ड है आपका आर्केन। आर्केन का मतलब होता है गुप्त। आर्केन का मतलब होता है हिडन, प्राइवेट, सीक्रेट, उसे कहते हैं आर्केन। अब आर्केन को याद करो, यहाँ ए आर, अरे कान, आर्केन अरे कान, यानी कि जो प्राइवेट बात होती है, जो सीक्रेट बात होती है, जो गुप्त बात होती है, उसे कानों में कहा जाता है, उसे आर्केन किया जाता है। तो आर्केन का मतलब क्या हो गया? गुप्त रहस्य। आर्केन अरे कान, यानी अरे कान में बोलो। नेक्स्ट वर्ड है एबिसिडेरियन। एबिसिडेरियन का मतलब होता है नौसिखिया। एबिसिडेरियन का होता है कि नया नया जो सीख रहा है, यानी टायरो है, नॉविस है, इनएक्सपीरियंस है, रुकी वर्ड है, रुकी कराया था तो इसका सिनोनिम्स बन जाएगा। तो एबिसिडेरियन मतलब होता है नौसिखिया। याद करो तो एबिसिडेरियन, एबीसीडी, यानी एबीसीडी सीखने वाले कैसे होते हैं? नौसिखिया होते हैं, बिगनर होते हैं, नियोफाइड होते हैं, ग्रीन हॉर्न होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना, यानी एब्डिकेट का बेसिक मतलब होता है किसी पद को त्याग देना, किसी गरिमा को त्याग देना, किसी टाइटल को त्याग देने को बोलते हैं एब्डिकेट। एब्डिकेट को याद करो, अब दिक्कत, एब्डिकेट अब दिक्कत, यानी अब दिक्कत हो रहा है, उसे क्या कर देना चाहिए? अपना पद त्याग देना चाहिए। यानी अब हो रहा है दिक्कत, कर देना चाहिए एब्डिकेट, यानी पद को त्याग देना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है एकमी। एकमी का मतलब होता है शिखर। एकमी का मतलब होता है एपेक्स। एकमी का मतलब होता है टॉप, जिनिथ पॉइंट को कहते हैं एकमी। तो एकमी साउंड लाइक, यानी कि बहुत सारी लोग होती हैं लक्ष्मी लगा के अपने आप को क्या समझ लेती है? लगता है कि, यानी लगाया लक्ष्मी, अपने आप को क्या समझ लिया? यानी एकमी समझ लिया, लगा कि उससे सुपीरियर तो कोई है ही नहीं। तो एकमी का मतलब क्या हो गया? शिखर, टॉप पोजीशन। अब बताओ पहला वर्ड है अब्रिज। अब्रिज का मतलब छोटा करना। एट्रोसिटी,
अत्याचार, असॉल्ट, आक्रमण करना, एम्पल, प्रचुर मात्रा में, एसिडुअस मतलब मेहनती, आर्केन गुप्त रहस्य सीक्रेट, एबिसिडेरियन नौसिखिया, पद को त्याग देना, एक्मी यानी लैक्मी लगाइए, शिखर पर पहुंच जाइए। बताओ सारे शब्द याद हुए? डेली ऐसे ही मिलेगा। क्लियर है? अब देखो, ये तो हो गया कि आपको कैसे पढ़ना है। डेली इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको डेली के डेली वर्ड्स याद हो जाएंगे, इस क्लासरूम के अंदर ही याद हो जाएंगे, और बहुत जल्द इसकी सीट मैं दे दूंगा आपको। अब ध्यान दो कि आपको बहुत सारी चीजें सीखना है, जो कि आप दूर हो इन सारी चीजों से। सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूं। एक बार क्या हुआ कि एग्जाम हुआ था, मैंने लड़कों से पूछा कि एग्जाम कैसा रहा, तो कुछ लड़कों का कहना यह था, यानी 10-20 लोगों का यह कहना था कि सर एग्जाम बहुत टफ था, बहुत ही ज्यादा टफ था। इस बार जो एग्जाम का जो मेरिट है बहुत ज्यादा जाएगा, यानी एग्जाम बहुत ज्यादा कम जाएगा, यानी एग्जाम जब टफ होता है तो मेरिट कम जाता है, तो यानी एग्जाम टफ था तो मेरिट कम जाएगा। फिर मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ कि इतना यार मेहनत से पढ़ाया, कैसे लड़के बोल रहे हैं कि एग्जाम बड़ा टफ था। दूसरा क्या हुआ कि दूसरे कुछ लड़के थे, उनसे पूछा कि एग्जाम कैसा था, वो बोले सर एग्जाम बहुत ही इजी था, मेरिट बहुत आगे जाएगा। अब दोनों में बड़ा मैं कंफ्यूज हो गया। फिर मैंने पूछा कि प्रॉब्लम कहां थी, यानी दोनों के बीच में दिक्कत क्या थी। जो इजी कहने वाले थे उनका तरीका क्या था कि जैसे कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन का ऑप्शन लिखा ABCD, ऑप्शन दे दिया। अब ABCD 4 ऑप्शन है, कोई क्वेश्चन पूछा, सबसे पहले आप क्या देखते हो, किसका आंसर क्या है, देखते हो? नहीं देखना है। सबसे पहले जो देखते हो उसे बंद करो। यानी यही एक तरीका है जो एग्जाम में आपका नंबर खराब करता है, आपका कॉन्फिडेंस खराब करता है। सबसे पहले ये देखो कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। यानी सबसे पहले जिसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, यानी एलिमिनेट करना सीखो। अगर क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने देखा कि आपने जितना पढ़ाई किया है उसके हिसाब से, उसके अनुभव के हिसाब से आपने काट दिया डी नहीं होगा। अब बताओ क्वेश्चन का सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 33.33% हुआ। उसके बाद क्या किया कि आपने और थोड़ा दिमाग लगाया, बी को काट दिया, 50% हुआ। देख रहे हो कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? यानी जैसे ऑप्शन को काट रहे हो वैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा। और याद रखना कि कभी भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देता है आपसे लड़ने के लिए नहीं, कि ये लोग क्वेश्चन के साथ लड़ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। देता है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, क्वेश्चन को हटाओ और जो आंसर है उसको लेकर सेलेक्ट करके आंसर लेके और जल्दी से अपना पद संभाल लो, इसलिए देता है। अब दिखाता हूं कैसे। जैसे ईडियम्स एंड फ्रेज आपके एग्जाम में आते हैं। अब ईडियम एंड फ्रेज में कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा। अब ईडियम एंड फ्रेजेस को करना कैसे है, और यही एक तरीका है जिससे हर जितना भी एग्जाम्पल होगा, चाहे आप ईडियम फ्रेज करो, सिनोनिम्स करो, एंटोनिम्स करो, जितने भी है, कॉमन एरर, इंप्रूवमेंट, जो भी है वो सब आपको सिखाया जाएगा। लेकिन आपको अप्रोच करने का तरीका बताता हूं। कभी भी ईडियम एंड फ्रेज का लिटरल मीनिंग होता है। अगर पढ़े हो ईडियम एंड फ्रेज, कितने ऐसे लोग हैं जो कभी देखे ही नहीं है, ईडियम एंड फ्रेज कभी देखे ही नहीं है। बाकी सब लोग देखे हो, आपने पढ़ा है, तैयार किया है कभी ना कभी। यानी आप मुझे बताओ कभी लिटरल मीनिंग होगा? लिटरल मीनिंग का मतलब यह होता है कि अगर ब्लैक लिख दिया तो कलर से कोई मतलब नहीं है। यानी कि अगर लिख दिया बेटर हाफ, तो बेटर हाफ का मतलब कुछ और होगा। क्लियर है? अब देखो करना कैसे है। यहां क्वेश्चन पूछा है कि बी इन अ टाइट कॉर्नर। अब बी इन अ टाइट कॉर्नर का ऑप्शन क्या होगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले लिटरल नहीं होगा तो जो नहीं होगा उससे काट देंगे। अब देखो यहां टाइट है, यहां कॉर्नर है, तो जिस ऑप्शन में टाइट हो और कॉर्नर, उसे काट देंगे। अब बताओ इसमें कॉर्नर है, इसमें कॉर्नर है, नन ऑफ दीज नहीं होगा, ए और बी कट गया, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ में आया? अब बताओ इसमें लड़ने की जरूरत पड़ी? क्वेश्चन को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है कि क्या क्वेश्चन क्या होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ये जिसका आंसर तक हमें पहुंचना है वो जैसे भी पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिखाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू हिट बिलो द बेल्ट। आपने अगर पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा, लेकिन करना कैसे है। अब बताओ ए होगा, बी होगा, सी होगा, क्या होगा? ए नहीं, डी। डी
कहने का मतलब यह है कि यहां लिखा है टू हिट बिलो द बेल्ट, यानी बेल्ट लग गया तो ऑप्शन में बेल्ट नहीं होगा, यानी जो दिखाता है वो होता नहीं है। समझ में आया? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, एक ही नहीं देखते जाओ। लिखा है टू बाइट द डस्ट, यानी कि जैसे हिंदी में कहते हैं ना कि धूल चटा देना। अब धूल चटा देना उसे क्या कहते हैं, ध्यान देना। अब कभी भी धूल खाने की बात कर रहा है, बाइट का मतलब होता है खाना। अब बाइट द डस्ट कर रहा है, धूल फांकने की बात कर रहा है। अब बताओ ईट होगा? ईट से कोई मतलब, यहां लगा है ईट, यहां लगा है ईट, यहां लगा है, होगा? और ईट यहां है, ऑप्शन क्या आ गया? ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं, ये सारे एग्जाम के पूछे गए हैं। यानी ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, हमने ये देखा क्या आंसर है। लास्टली मैंने देखा कि ये ऑप्शन बच गया तो ये आंसर बचेगा, क्योंकि इसमें ना ईट लिखा रहेगा, ना डस्ट लिखा रहेगा, ना बाइट लिखा रहेगा, कुछ नहीं लिखा रहेगा। इसका मतलब होता है फेल हो जाना। क्लियर है? और क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ नट सेल, यानी इन अ नट सेल का आंसर जो भी होगा मुझे उससे मतलब नहीं है, सबसे पहले मैं लगाऊंगा कौन सा नहीं होगा। अब देखो यहां लगा है क्या, नट। अब यहां लगा है सेल। अब यहां देखो दो ऑप्शन है, जरूरी नहीं है कि तीनों के तीनों ऑप्शन कट जाएंगे, लेकिन अगर दो ऑप्शन को काट दिया तो 50-50 खेलने का चांस बना कि नहीं? 50-50 खेल लो, 1/2 है, 1/2% आपका सही होने की प्रोबेबिलिटी है, 50% सही होने की प्रोबेबिलिटी है, यानी कि ए नहीं हुआ और बी नहीं हुआ। अब बच गया ये, यानी पैक्ड विद टाइटली एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली, इसका आंसर होगा एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली, यानी बहुत संक्षेप में बोल देने को बोलते हैं इन अ नट से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखो, लिखा है टू बार्क द रॉन्ग ट्री, यानी टू बार्क द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है कि निगाहें कहीं और निशाना कहीं और, यानी कि जहां होना चाहिए वहां नहीं है, इसे बोलते हैं टू बार्क द रॉन्ग ट्री। अब मुझे बताओ बार्क द रॉन्ग ट्री सीधा सा मतलब है, बार्क बोलते हैं कुत्ते के भौंकने की आवाज को, यानी बार्क से कोई सीधा सा आंसर इसका बार्क से नहीं होगा और किसी कुत्ते से नहीं होगा। पहला क्या लिखा है, काट दूं, यानी यह साउंड के बारे में नहीं होगा। क्लियर है? अब क्या लिखा है, यहां लिखा है टू कवर वन सेल्फ रॉन्ग ट्री, रॉन्ग ट्री से कोई मतलब है? समझ में आया? तो ये एलिमिनेशन मेथड आपको सिखाना है, बीच बीच में आपको ये सारी चीजें समझते हुए चलना है, तब जाके एग्जाम निकलता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, और लिखा है क्या, टू फाइट टूथ एंड नेल। सेकेंड्स में आंसर आ रहा है, मैंने पढ़ाया नहीं है अभी, मैंने आपको ये सारी चीज अभी पढ़ाई नहीं है, अभी तो डेमो दिखा रहा हूं। ये तो अभी झलक एक है, इसके बाद तो दिखाऊंगा सारे क्वेश्चन। अभी पढ़ाने के बाद तो और सेकंड्स कम हो जाएंगे आपका आंसर देने का। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ऑप्शन में फाइट लग गया तो इसका आंसर फाइट से नहीं हो सकता है, तो फाइट इसमें है, इसमें है, इसमें, 3 ऑप्शन कट गया, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? ऐसे इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। और क्वेश्चन देखो, एक पे नहीं है, हजारों ऐसे क्वेश्चन है। लिखा है टू इंड इन स्मोक, यानी धुआं में उड़ा देना, हिंदी में कहते हैं। समझ में आया? यानी यहां स्मोकिंग लगा है, नहीं होगा, यहां फायर लगा है, नहीं होगा, यहां बर्न लगा है, नहीं होगा। सी करेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है ना? काफी तेज तो नहीं चल रहा हूं, आराम आराम चीजों को समझते हुए। बोलो कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, फिर लिखा है अ फेयर वेदर फ्रेंड, यानी अ फेयर वेदर फ्रेंड का आंसर क्या होगा? क्या ऑप्शन होगा? सबका आंसर सी ही आ रहा है क्या? यानी अ फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब अ गुड फ्रेंड नहीं होगा, यानी फ्रेंड लिखा है तो फ्रेंड से इसका वास्ता नहीं है, फेवरेबल फ्रेंड से वास्ता नहीं है, यानी कि जो आपको डिफिकल्टी में छोड़ के चला जाए उसे कहते हैं अ फेयर वेदर फ्रेंड। क्लियर है? अरे कहते नहीं है कि यार बदल ना जाना मौसम की तरह, वही तो बोल रहा है ये। तो इसका मतलब क्या है, मौसम की तरह कोई बदलता है, यानी ये नेगेटिव को दिखाता है कि फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब है कि जैसे मौसम बदल जाते हैं तुम ना बदल जाओ, उसी को बोलते हैं। लिखा है रीड बिटवीन द लाइंस, इसका भी सी आ रहा है, यानी देखो रीड बिटवीन द लाइंस। अब रीड द लाइन से कोई इसका वास्ता, यहां लाइंस लगा, इससे कोई वास्ता नहीं है। अब रीड द टेक्स्ट लाइन से कोई वास्ता नहीं है, इसे कहते हैं फाइंड मोर। मतलब सीधा सा ये है कि छुपे हुए शब्दों के मीनिंग को पकड़ना। कहते हैं कि फौज वौज में जो हमारे सीक्रेट इंफॉर्मेशन है उनको डायरेक्टली नहीं दिया जाता है। क्या होता है कि पहले एक लाइन लिखेंगे, लाइन में कुछ भी लिख देंगे, यानी कि बोल देंगे कि बहुत ज्यादा याद आ रही है तुम्हारी,
उसके बाद कर दिया कि कुछ दे दिया कि अल्फा चार्ली डेल्टा लगा दिया कि यहां से ये सामान निकल रहा है। उसके बाद क्या किया कि एक और लाइन खींच दिया, इसमें भी कुछ लिख दिया। दूसरा क्या है कि फिर लाइन खींच दिया। यानी कहने का मतलब है कि ऐसे जो बीच बीच में लाइन दे रहा है इसे ही कहते हैं रीड बिटवीन द लाइंस। यानी इससे और इससे कोई मतलब नहीं है, मेन यही होता है। यानी छुपे हुए शब्दों के मीनिंग को समझने को बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अब लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का क्या आंसर हो सकता है? इसका आंसर सी नहीं है ना? अच्छा, यानी कि कैट यहां लिखा है, कैट यहां लिखा है, कैट यहां लिखा है, कट गया, क्या बच गया? अब बताओ कि मैंने आपको कुछ पढ़ाया, आंसर तो आप खुद ही दे रहे हो। तो ये तरीका क्या करता है, यही तरीका था। अब जो मान के चलो कि कोई पढ़ने वाला है, दिनों रात पढ़ रहा है कि इसका आंसर ये होता है, इसका आंसर ये रहता है, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में जो पढ़ा है वही आए। सबसे मेन लक तो उसे कहते हैं कि जो पढ़ा है वो आ गया, उसे लक कहा जाता है, किस्मत उसे कहा जाता है। लेकिन ये जो है तरीका, इसमें आप नहीं भी पढ़े रहोगे, आपको मैं लास्ट तक ऐसा बना दूंगा कि आप कैसे भी दो ऑप्शन को उड़ा दोगे, चाहे कुछ भी हो, PQRS हो, क्लोज टेस्ट हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे इन वोकैबुलरी सेक्शन के जितने भी पार्ट्स हैं, आप सेकेंड्स में उसका आंसर निकालने की तरफ बढ़ जाओगे। अब दो तरीके की पॉसिबिलिटी बनती है। अब एक है कि पूरा पढ़ रहा है, उससे क्या होगा, इसका आंसर क्या है। अब वही है, पसीना पसीना हो रहा है, बगल में आप बैठ के मुस्कुरा रहे हो। अब यही चीज दिखाता है कि स्मार्ट वर्क। मैं एक जगह ऐसे ही गया था, देखा था एक पोस्टर लगा था, वो क्या है कि 2-3 लोग एक भैंस को खींच रहे थे, अब भैंस नहीं जा रहा था, भैंस जा नहीं रही थी अपने जगह से। अब एक लड़के ने दिमाग लगाया, वो उसके ऊपर बैठ गया और बैठ के आगे कुछ ऐसे दिखा दिया, भैंस चलने लगी। अब ये तरीका कहते हैं स्मार्ट वर्क। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, लड़ाई नहीं करना है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। अब ध्यान देना, कोई डाउट हो तुरंत पूछ लेना, आगे बढ़े। अब मैंने बताया है अंग्रेजी की दुनिया में अगर कुछ है तो बताओ इसके बाहर कुछ है। लास्ट तक यही याद रखना कि इसके बाहर कोई अंग्रेजी की दुनिया नहीं होती है, यहीं खत्म हो जाती है पूरी की पूरी चीज। अब इसमें अगर हमें पढ़ना है तो हम शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट से, यानी कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है इसके बारे में हमें समझना है। अब ये चीज बताओ कि सब्जेक्ट के बारे में बताया हूं, यानी कि दुनिया के सारी चीजें सब्जेक्ट हो सकती हैं। अगर दुनिया के सारी चीजें सब्जेक्ट हो सकती हैं तो उन सब का कुछ नाम भी होगा। अगर जैसे मैंने बोला पेन, ये सब्जेक्ट है कि नहीं, इसका नाम है कि नहीं। अब इसी नाम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नाउन। यानी कि अगर सब्जेक्ट है, कहने का मतलब यह है कि अगर यहां पर मैंने लिखा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का कोई ना कोई नाम निकलेगा। अगर नाम निकल गया तो नाउन। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका नाम ही नहीं है। समवन, किसी का नाम है? दिस डैट, कोई नाम है? मैंने बोला सी नाम है, नहीं है, तो ये क्या है? अननोन है, अननोन है। और इसी अननोन को कहते हैं प्रोनाउन। ठीक वैसे ही मैंने बोला कि उसका चलने का तरीका अच्छा नहीं है, यानी कि चलने का तरीका। अब बताओ, किसी का नाम तो है नहीं और ना ही ऐसा है। देखो अननोन का मतलब समझो, अननोन का मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति को आप नहीं जानते हो, लेकिन कुछ देर के बाद आप उसे चाहोगे तो जान जाओगे, इसे कहते हैं अननोन। लेकिन वो सारी चीजें जिसको आप जान नहीं सकते हो, जिसको पहचान नहीं सकते हो, उसके आप एक्शन को देखते हो। अब एक्शन का मतलब फॉल्स भी हो सकता है। जैसे अब कोई व्यक्ति है, अब वो रो रहा है, अब क्या उसका आंसू निकलने को रोना कहोगे? क्या आंसू निकलना रोना कहलाता है? नहीं कहलाता है। यानी मगरमच्छ भी आंसू निकालता है, आप बोलते हैं मगरमच्छ का आंसू है। अब कोई प्याज काटता है तो प्याज की वजह से आंसू निकलते हैं। आप कहीं चले गए, किसी के घर पे कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई मान के चलो कोई गुजर गया, आपने देखा कि एक है वो रो के बिझड़ के खूब रो रहा है, रोई जा रहा है। आप क्या बोल, नाटक कर रहा है। एक कोने में चुपचाप खड़ा है, बोलो अंदर से रो रहा है। कहने का मतलब यह है कि आप ये बता नहीं सकते एक्शन को कि क्या सही है और क्या गलत है। होता है ऐसा। अब इसी एक्शन को हम दो तरीके में पढ़ते हैं। एक्शन को वर्ब कहा जाता है, एक होता है जीरंड और दूसरा होता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव्स कहते हैं। जीरंड की खास पहचान है कि V1 के साथ अगर ING लग गया तो ये क्या बन जाता है? जीरंड। लेकिन टू के साथ अगर V1 लग गया क्या बन जाता है? इन्फिनिटिव्स बन जाता है। क्लियर है?
अब देखो यहां से शुरुआत करेंगे। अगर मैं बोलूं कि नाउन पढ़ना छोड़ दो, नाउन अपने सिलेबस से मिटा दो, तो बताओ कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि अगर नाउन नहीं पढ़े हो, अगर मान के चलो कि आप नहीं पढ़े, आज सीधे आए प्रोनाउन की क्लास में, अब नाउन नहीं पढ़े तो इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो प्रभाव यह पड़ा कि अगर नाउन नहीं पढ़े तो नाउन सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट बनाने में दिक्कत होगी। नाउन ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनाने में दिक्कत होगी। और अंग्रेजी की दुनिया में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ही तो है, तो अहम हिस्सा होता है नाउन, क्योंकि नाउन सब्जेक्ट बनेगा और नाउन ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लियर है। अब देखो कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। मैंने लिखा रोहन इट अ रोहन ईट्स एन एप्पल। बड़े ध्यान से समझना। दो सेंटेंस आपके सामने है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अगर मुझे बताओ दो ऑप्शन है ए और बी, पहले को राइट करूं तो कितने लोग हैं इसके साथ, कौन लोग मेरा साथ देंगे। पहले को राइट कर दिया, अगर दूसरे को राइट कर दिया तो इतने लोग हैं साथ देने वाले। अब साथ देने वाले हो ना मेरे। अब देखो अभी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, पकड़ लिए, क्रांतिकारी बच्चे हैं यहाँ पे। अब ध्यान दो, आपने बोला जो बच्चे हाथ उठाए थे कि बी वाले में हाथ उठाए थे, उनका दिमाग जो है वो इसके आगे बढ़ा ही नहीं, यानी उनका यहीं तक सीमित रह गया कि रोहन है तो ईट नहीं होगा, है कि नहीं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्लिक किया होगा कि रोहन है तो ईट नहीं इट्स होगा, क्योंकि रोहन होता है सिंगुलर, तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। ऐसा उन्होंने सोच लिया। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि यहां खेल इट और इट्स का नहीं है, खेल है यहां एप्पल का। यानी खेल क्या कहता है कि दुनिया का जो भी नाउन अगर कॉमन हो गया, उसे क्या चाहिए, आर्टिकल चाहिए। यानी कॉमन नाउन अगर सिंगुलर है तो बिना आर्टिकल का नहीं आ सकता, उसको आर्टिकल चाहिए ही चाहिए। अब देखो कि अब यहां से आपके दिमाग में है कि सर ये कॉमन नाउन क्या होता है। यानी एप्पल बताओ कॉमन नाउन है कि नहीं, एप्पल कॉमन नाउन है। बताओ 10,000 का शर्त लगाऊं, लगा लोगे, नहीं लगाएंगे, कॉन्फिडेंस यहीं गिर गया। अब देखो सबसे पहले यह समझाना पड़ेगा कि ये जो एप्पल है वो आपका कॉमन नाउन है कि नहीं। क्लियर है। अब यहां से एक डेफिनेशन तैयार करता हूं। डेफिनेशन पहले ध्यान से समझ लो। देखो बहुत सारे लोग इतने, आप कहीं कितना भी पढ़े हो, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा नाउन है, ये कौन सा नाउन है, वो कौन सा नाउन है। आज के बाद से सारी चीजें बंद हो जाएंगी, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। अगर कुछ भी ना समझ में आए, अगर आपने देखा कुछ ना समझ में आए, सीधा सा बोल देना कॉमन नाउन है। यानी इस दुनिया में किसी का जन्म होता है कॉमन नाउन में होता है। मैंने बोला ये पेन, कौन सा नाउन, ये माइक, ये शर्ट, ये बोर्ड। अब मैंने बोला ये बॉटल, बॉटल कॉमन नाउन। बताओ टीवी, कैमरा, कुछ ना समझ में आए कौन सा नाउन। अब बताओ ये पेन कौन सा नाउन, मैंने बोल दिया एल्कोस का पेन, प्रॉपर नाउन। यानी कि आपने बोला, आपने देखा किसी का जन्म हुआ उस कॉमन नाउन में, लेकिन जैसे उसका नाम किया वो बन गया प्रॉपर नाउन। जैसे ये पेन कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। मैंने बोला मैक्सअप का पेन, प्रॉपर नाउन। मैंने बोला ये बोर्ड, मैक्सअप का बोर्ड। मैंने बोला ये शर्ट, मैंने बोला लेवाइस का शर्ट। मैंने बोला टीवी, सोनी का टीवी। कैमरा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। अब ये मैंने बोल दिया सोनी का कैमरा, समझ में आया। यानी कि इस दुनिया में किसी का जन्म हुआ वो किस में होता है, कॉमन में। जैसे किसी के घर लड़का होता है तो क्या बोलते हैं, या तो लड़का हुआ है या लड़की हुआ है। अब ये तो नहीं बोलेंगे कि फलाने के घर सोनू पैदा हो गया, फलाने के घर रिंकी आ गई। यानी कि अगर किसी का जन्म हुआ है इस दुनिया में
तो दो ही है, या तो बॉय होगा या गर्ल होगा। अब आगे चल के इसका नाम रख देंगे, इसका नाम रख दिया रवि, इसका नाम रख दिया प्रिया। अब ये क्या बन गए? प्रॉपर नाउन। मैंने बोला एप्पल, मैंने बोला काश्मीरी एप्पल, समझ पा रहे हो? या फिर मैं कोई नाम रख दिया, यानी नाम रख दिया तो फिर वो क्या बन गया? प्रॉपर नाउन। मैंने बोला मैंगो, मैंने बोल दिया लंगड़ा मैंगो, अल्फांसो मैंगो, दशहरी मैंगो। समझ में आया? अब बताओ प्रॉपर में कॉमन में दिक्कत होगा? नहीं होना चाहिए। क्लियर है? यानी कि कोई लड़का है या लड़की है, उसका जन्म हुआ कॉमन में, धीरे धीरे बड़ा होगा, उसका नाम रखेंगे रवि, प्रिया, वो क्या बन जाएंगे? प्रॉपर नाउन बन जाएंगे। अभी आपको पहचान करना सिखा रहा हूं। अब दुनिया में लोग आते हैं अकेले, लेकिन जैसे आते हैं कुछ दिनों के बाद संगत में रहने की वजह से उनका एक ग्रुप बन जाता है, एक समूह बन जाता है। ध्यान देना। अब उस समूह को ग्रामेरियन ने क्या किया? एक वर्ड था कलेक्ट। क्लियर है? कलेक्ट एक वर्ड था। कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना। क्या होता है? जमा करना। अब बताओ ये क्या है? नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है? नाउन है। ध्यान देना, जिस भी हिंदी शब्द में, यानी जिस भी हिंदी शब्द में ना लगा हो या ना लगाने से लग जाए, वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। जैसे मैंने बोला हंसना, खेलना, गाना, रोना, पिटना, सोना, नहाना, सब के सब क्या है? वर्ब है। सब में क्या लगा है? ना लगा है। यानी कि ऑलमोस्ट जितने शब्द हैं जिनमें हिंदी में ना लगा हो, वो सभी के सभी वर्ब कहलाते हैं। अब ये बात आपके दिमाग में चली गई। अब आपके दिमाग में आएगा सर कैटरीना, इसमें भी तो ना लगा है। करीना, हसीना, पटना। अब बोलोगे कि सर पटना में ना लगा है, ये भी वर्ब है। वर्ब है, नाम है, नाउन है। क्लियर है? चाइना नाम है, कोरोना, देख रहे हो चाइना और कोरोना में कितना सिमिलर है। यानी कि किसी भी शब्द में ना लगा हो उसे वर्ब कहते हैं। एक शब्द अंग्रेजी में था कलेक्ट। अब याद रखना कि अगर कोई शब्द है, कोई वर्ब है, वर्ब में आप ION जोड़ दोगे, ये बन जाएगा नाउन। क्या बन जाएगा? नाउन। जैसे कलेक्ट कलेक्शन, डेमोन्स्ट्रेट डेमोन्स्ट्रेशन, एडमिट एडमिशन। यानी ये जितने भी शब्द हैं, अगर याद रखना कि कोई भी शब्द हो, अगर उसमें ION लगा दिख जाए, समझ लेना पक्का नाउन है। यानी ये क्या है? नाउन है। ठीक वैसे ही अगर कोई वर्ब है और उस वर्ब में आपने लगा दिया IVE, अब कोई भी शब्द में IVE लग जाए, इसका मतलब होगा कि एडजेक्टिव है, यानी पक्का एडजेक्टिव है। और इस IVE का मतलब होता है वाला, वाली, यानी वाला और वाले। ग्रामेरियन ने एक सटीक वर्ड बनाया। क्या लिखा? कलेक्ट को उठाया और इसमें लगा दिया IVE, यानी कलेक्टिव, और आगे लगा दिया क्या? नाउन। देखना ध्यान से। कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना, IVE का मतलब होता है वाला वाली, यानी जमा करने वाला नाउन। वह नाउन जो जमा करने वाला हो, वह नाउन जो ग्रुप को दिखा। देख रहे हो कितना आसान है। यानी ये शब्द बना कैसे है वो बता रहा हूं। यानी कलेक्टिव नाउन अगर लिखा, उसका रीजन ये था कि कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना। ये वो सारे नाउन आ जाएंगे जो जमा करते हैं। एक से ज्यादा चीजों को जमा करने वाले को क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। यानी कलेक्टिव नाउन के अंदर हमेशा एक होंगे या एक से ज्यादा होंगे, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब है ग्रुप। इसका मतलब क्या है? ग्रुप। क्योंकि ये ग्रुप को हमेशा एक ग्रुप को दिखाएगा। अब इसमें जो ग्रुप होंगे, अभी देखो ये स्टार्ट नहीं किया हूं, कलेक्टिव नाउन डिटेल नहीं बता रहा, अभी इंट्रोडक्शन बता रहा हूं, पहचानोगे कैसे। तो याद रखना कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जैसे मैंने लिखा अ टीम ऑफ प्लेयर्स। अब ध्यान देना, अब मैंने बोला टीम। अब टीम जो शब्द है वो हमेशा एक से ज्यादा लोगों का होगा, होगा कि नहीं? यानी टीम के अंदर एक से ज्यादा लोग होंगे। अब एक से ज्यादा लोगों का रहने का मतलब क्या है? एक ग्रुप है, और ग्रुप है तो कलेक्टिव नाउन है। अब जैसे ये क्लास चल रही है, मैंने लिख दिया सेम ऐसे ही, अ क्लास ऑफ
स्टूडेंट्स, यानी क्या कर दिया, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। अब मुझे बताओ कि क्लास के अंदर एक स्टूडेंट होगा कि एक से ज्यादा होगा? जब एक से ज्यादा होगा तो बताओ ये सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? इसीलिए यहां आने वाला नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है। और ये क्या हो गया, कलेक्टिव। कलेक्टिव का पहचान करना बहुत इजी है, यानी अगर ऐसे दिख गए, अब इसमें जो शब्द कुछ होते हैं, एक बार क्या हुआ, हाल की घटना है कि सीजीएल के मेंस में एक क्वेश्चन पूछा, लिखा था अ डैश डैश ऑफ लॉयंस। अगर आपने दिया होगा तो आपको ये क्वेश्चन दिखा होगा। और ताज्जुब की ये बात है कि अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग ने ये गलती की थी इसमें, यानी कि अ ग्रुप ऑफ लॉयंस। अब हर जगह तो ग्रुप ग्रुप नहीं करेंगे, यानी जहां भी एक से ज्यादा लोग होंगे उस ग्रुप का एक नाम होगा। अब इसको बोलते हैं अ प्राइड ऑफ लॉयंस, यानी कि जो शेरों का जो झुंड होता है उसे प्राइड कहा जाता है। क्लियर है? यानी ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, अ बंडल ऑफ कार्ड्स, a bunch of keys, a volley of arrows, a class of students, an album of photos। ये सारे शब्द हैं, आपको सीट ये सब कुछ दिया जाएगा जिसमें ये सारे शब्द लिखे होंगे, इसको बहुत बढ़िया से याद कर लेना। क्लियर है? आप बताओ कलेक्टिव नाउन समझ में आया? यानी कि आपने समझा कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन, सीपीसी समझ लिया। यानी कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन, तीनों चीज समझ लिया। यानी कुछ भी शब्द लिखा रहेगा आप समझ जाओगे। अब ध्यान देना कि नाउन होते हैं दो प्रकार से। अब दो प्रकार क्या है कि पहले को कहते हैं काउंटेबल, काउंटेबल, और दूसरे को कहते हैं अनकाउंटेबल। यानी एक हो गया काउंटेबल और दूसरा हो गया अनकाउंटेबल। अगर काउंटेबल है तो क्या होगा, प्रॉपर होगा। काउंटेबल है क्या होगा, कॉमन होगा। काउंटेबल है क्या होगा, कलेक्टिव होगा। अब बताओ, यहां तीनों समझा दिया हूं। अब अनकाउंटेबल का मतलब समझो। सबसे पहले काउंट का मतलब होता है गिनना, और एबल का मतलब होता है योग्य, यानी वह नाउन जो गिनने योग्य हो। आगे अगर नाउन लगा दिया तो क्या होगा कि वह नाउन जो गिनने के योग्य हो। इसका मतलब कि ये इसमें जितने भी नाउन आएंगे उसको गिनेंगे नहीं, गिनेंगे नहीं। तो वो सारे नाउन जिसको आप गिनते नहीं हो, जिनको आप ना काउंट करते हो, जिसको आप काउंट नहीं करते हो, उसे हम क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। अब इसके अंदर पहला आता है मटीरियल, यानी मटीरियल नाउन। ध्यान रखना, मटीरियल का मतलब ये होता है कि जो उपभोग करने के लिए बना है, यानी वह नाउन जो उपभोग के लिए बना है उसे मटीरियल नाउन कहते हैं। जैसे आप कोई भी चीज दुकान से आप खरीदने जाओगे, उनको जब आप गिनते नहीं हो, वो सब के सब मटीरियल कहलाएंगे। अब जैसे एग्जांपल मैं अगर बोलूं तो मटीरियल में जितने भी एग्जांपल हैं, जैसे गोल्ड हो गया। अब गोल्ड जाते हो दुकान पे खरीदने तो क्या बोलते हो कि गोल्ड देना, आप चैन बोल दोगे तो काउंट करोगे, लेकिन जब गोल्ड बोलते हो तो काउंट नहीं, उसे वेट करके दिया जाता है। यानी वो हर चीज जिसे गिना ना जाए, जो नाप कर और तौल कर लिया जाए, उसे मटेरियल नाउन कहेंगे। जैसे शुगर हो गया, बिल्कुल शुगर हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, राइस हो गया, ये सबके सब क्या होंगे, मटेरियल। यानी कि अगर मैं एक व्यवहारिक ज्ञान से समझाऊं तो जैसे मान के चलो किसी लड़की का जन्म हुआ, तो लड़की का जन्म हुआ तो किस में हुआ, कॉमन नाउन में। यानी लड़की का जन्म हुआ कॉमन में, और उसका नाम रख दिया प्रिया, प्रिया हो गया। अब इसको ग्रुप में बना दिया गया, लिख दिया गया बेबी ऑफ गर्ल्स। पापा की परियों के समूह को बेबी कहा जाता है, कहा जाता है कि नहीं? यानी अब बेबी ऑफ गर्ल्स। तो अब बताओ, अब बेबी क्या है, कलेक्टिव वर्ड है। अब इसका पहचान आपको आना चाहिए, ये बहुत कॉमन शब्द होते हैं। तो बेबी का मतलब क्या हो गया, कलेक्टिव, यानी कलेक्टिव हो गया। अब धीरे धीरे थोड़ा सा और बढ़ा। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शौक बढ़ने लगते हैं। अब इसको चाहिए गोल्ड, इयररिंग्स चाहिए, नेकलेस चाहिए, अलग अलग चीजें चाहिए। अब इन सारी चीजों को जो चाहिए वो सब के सब क्या होंगे, मटीरियल नाउन। यानी क्या होगा, मटीरियल नाउन। चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, कुछ भी हो, वो सब के सब क्या होंगे,
मटीरियल नाउन। अब ठीक ऐसे ही अब धीरे धीरे और उम्र बढ़ी और शादी के जैसे शादी हुआ यानी शादी के दिन अब उसके अंदर दिखा ब्यूटी। अब बताओ ब्यूटी को देख सकते हो? अगर किसी का नाम हो तब तो ठीक है, ब्यूटी किसी का नाम भी होता है। लड़के बोल देंगे इतने क्रांतिकारी हैं, पढ़ा रहा था सर, पता है मैं देख सकता हूं बगल में रहती है। पढ़ा रहा था, मैं बोल दिया कि बगल में रहती है, नाम है उसका ब्यूटी। तो नाम नहीं बोल रहा हूं मैं, यानी ब्यूटी का मतलब है कि जो उसके चेहरे से जो ब्यूटी दिख रही है उसको आप देख नहीं सकते हो, सिर्फ फील करते हो। यानी फील जिस चीज को करते हो वो सब के सब कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी जिस चीज को आप देख ना सको, जिस चीज को आप टच ना कर सको, सिर्फ आप उसे फील करो, इमेजिन करो, वो सब के सब कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसमें सारे शब्द आएंगे, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। यानी कि प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट समझ में आया? समझ में आ गया? अब देखो क्वेश्चन क्या लिखा था। मैंने लिखा था रोहन, रोहन ईट्स और आगे कर दिया एप्पल। अब किया रोहन ईट्स एप्पल किया, तो बताओ एप्पल एक कॉमन नाउन है कि नहीं? और अगर कॉमन नाउन हो, सिंगुलर हो, तो बिना आर्टिकल का, इसीलिए इसे आर्टिकल चाहिए। और आर्टिकल क्या आएगा? एन एप्पल। बहुत जगह ऐसा गलती करता है कि लड़कों को समझ में नहीं आता है कि नाउन दिया है। आर्टिकल चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछता है। यानी आर्टिकल चैप्टर आप पढ़ोगे, आपको दिखाऊंगा कि आर्टिकल चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा है कि नाउन दिया है, आर्टिकल को मिटा दिया। यानी कि अगर कॉमन नाउन है, अगर मेरी पहचान सही है और अगर ये मैं सही पहचान पा रहा हूं कि ये कॉमन नाउन है, तो बिना आर्टिकल का नहीं आएगा। लेकिन याद रखना, अगर मैंने बोला कि कोई कॉमन नाउन है और बिना आर्टिकल का नहीं आएगा, अगर सिंगुलर है तो, यानी कि मैंने क्या ध्यान देना, शब्दों के मीनिंग को समझना, कि अगर कॉमन नाउन है, सिंगुलर है, तो बिना आर्टिकल का नहीं आए। इसका मतलब है कि अगर प्लूरल है तो आर्टिकल आएगा। यानी देखो लिख के बताता हूं, मैंने बोला कि अगर कोई कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन बोल दिया सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर है, तो इसको क्या चाहिए? आर्टिकल इसे चाहिए। कितना? 100%। अब इसका दूसरा मीनिंग मैं निकाल रहा हूं कि अगर कॉमन नाउन है और क्या है? सिंगुलर नहीं है, क्या है? प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो फिर इसके साथ क्या चाहिए? आर्टिकल लगेगा। अगर इसके साथ आर्टिकल अगर चाहिए होता तो सीधा सीधा नहीं लिख देता कि जितने भी कॉमन नाउन सबके साथ आर्टिकल लगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि प्लूरल है, कॉमन नाउन है, तो इसके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन ये कितना? 80%। यानी वी यूजुअली यूज नो आर्टिकल बिफोर कॉमन नाउन व्हेन इज रेफर टू प्लूरल। यानी अगर प्लूरल है, कॉमन नाउन है, तो उसके साथ 80% आर्टिकल नहीं आएगा। अब आप बड़े कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर ये 80% क्या है? यानी 80% है, अगर नहीं आ रहा है तो सीधा सा मतलब देखो, यहां पर मैंने लिखा 20% आएगा क्या? आर्टिकल। किसके साथ? प्लूरल के साथ। कब? जब कॉमन नाउन हो तो। यही डेफिनेशन किताबों में लिखने को मिलता है। अब ये 20% का मतलब क्या है? 20% का मतलब है कि जब खास हो जाए, खास हो जाए तब इसके साथ आर्टिकल लगेगा। खास समझाता हूं कैसे। जैसे मैंने लिखा, अब मुझे बताओ कि स्टूडेंट एक कॉमन नाउन है कि नहीं? स्टूडेंट लिखा, अब लिखा स्टूडेंट इज रीडिंग, यानी स्टूडेंट इज रीडिंग इन द क्लास। अब मुझे बताओ स्टूडेंट एक कॉमन नाउन है कि नहीं? सिंगुलर है कि नहीं? अब सिंगुलर का पहचान क्या है? बताओ सिंगुलर का पहचान क्या है? कैसे पता चलेगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल है? याद रखना, देखो पहचान बताता हूं, ध्यान देना। मैंने बोला कि अगर कोई भी नाउन, दुनिया के सारे नाउन जिनका जन्म होता है सिंगुलर में, जैसे मैंने लिखा बॉय, बताओ कि नाउन है कि नहीं? सिंगुलर है कि नहीं? इसके साथ मैं एस जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। जैसे यहां लिखा है बॉय, बॉय के साथ एस जोड़ दिया, क्या बन गया? बॉयज। या दूसरा कहता है कि अगर कोई नाउन है,
नाउन के साथ ईएस जोड़ दो तो ये भी बन जाता है प्लूरल। जैसे मैंने लिखा मैंगो, अब मैंगो के साथ मैं जोड़ दिया ईएस, क्या बन गया? मैंगोज बन गया। क्लियर है? अब देखो दूसरा इस पे एग्जांपल क्या कहता है कि आपने, देखो इसको डिफाइन करता हूं कि अगर किसी नाउन में आपने जोड़ा एस, बन गया प्लूरल। अगर जैसे बॉय में जोड़ा एस, बॉयज क्या हो गया? अब मुझे बताओ कि बॉय क्या है? सिंगुलर है कि नहीं? अब इसमें एस लगा है, यानी एस नहीं लगा है तो ये सिंगुलर नहीं होगा। आमतौर पे यहां एस लगा है तो प्लूरल हो गया, यहां ईएस लग गया तो क्या हो गया? प्लूरल। दूसरा खेल समझो, मैंने लिखा वर्ब, यानी कि डिक्शनरी के अंदर, दुनिया के अंदर जितने भी वर्ब हैं, बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है? क्या है? याद रखना कि डिक्शनरी के अंदर या दुनिया के अंदर जितने वर्ब बने हैं वो सब के सब बने हैं प्लूरल। क्या बने हैं? प्लूरल होते हैं। क्लियर? जैसे मैंने लिखा इट, अब इट क्या, अभी प्रूफ कर दूंगा, इट क्या है? प्लूरल है। अब इसके साथ अगर एस जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा। जैसे इट है, इट के साथ एस जोड़ दिया, क्या बन गया? इट्स बन गया। बताओ इट सिंगुलर है कि नहीं? अभी बताऊंगा। मैंने लिखा वर्ब, वर्ब के साथ जोड़ दिया ईएस, ऐसा करने से क्या बन गया? सिंगुलर बन गया। जैसे मैंने लिखा गो, अब गो के साथ ईएस लगा दिया, क्या बन गया? गोज बन गया। अब बताओ गो सिंगुलर है कि नहीं? अभी प्रूफ करता हूं, देखो कैसे। मैंने लिखा यहां पर यू, अब बताओ यू सिंगुलर है कि प्लूरल है? यानी यू सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर। प्लूरल होता है, यानी यू होता है प्लूरल। या फिर हटा दो, यू नहीं समझ में आ रहा है। मैंने लिख दिया दे, अब दे तो प्लूरल है। मैंने लिख दिया वी, वी प्लूरल है। अब बताओ वी के साथ गोज लगाऊं कि इट्स लगाऊं? ना ही गोज लगेगा ना ही इट्स लगेगा, यानी दे के साथ वी के साथ गो लगेगा और इट लगेगा, यानी कि दे ईट, वी गो। अब मुझे बताओ ईट और गो क्या है? यानी गो क्या है? इट क्या है? तो यहां अगर ये प्लूरल है तो इसका मतलब ये भी प्लूरल है, ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल है, यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। बताओ प्रूफ हुआ। दूसरा मैंने क्या किया, बताओ मुझे ही सिंगुलर है कि प्लूरल है? मैंने लिखा राम सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो अगर ही सिंगुलर है, राम सिंगुलर है, तो बताओ कि ईट लगाऊं कि गो लगाऊं? ना ईट लगेगा ना इट्स लगेगा और गोज लगेगा, यानी ही गोज, राम ईट्स। बोलते हो कि नहीं ऐसा? इसका मतलब यह हुआ कि ये सभी के सभी सिद्ध हुए कि अगर आप नाउन के साथ एस लगाते हो तो बन जाता है प्लूरल, लेकिन अगर वर्ब के साथ एस लगा देते हो तो बन जाता है सिंगुलर। अब देखो क्वेश्चन क्या था। आई, देखो सबसे पहली बात कि आप बात किसके बारे में कर रहे हो। आई अगर पर्सन के जैसा बात कर रहे हो तो हमेशा प्लूरल है वो। पर्सन में बता दूंगा, इसके बाद ही पर्सन समझा दे रहा हूं। देखो होता क्या है कि एक बार क्या हुआ कि एक लड़का हमको अंडर एस्टिमेट कर गया। उसने क्या पूछा, वो बार बार बोला था कि सर आई सिंगुलर होता है, आई सिंगुलर होता है। मैं बोला कि ना बेटा हमेशा प्लूरल होता है, अभी प्रूफ करूंगा, उसके बाद मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अभी ये समझ लो। अब बताओ स्टूडेंट सिंगुलर है, कॉमन है कि नहीं? तो कॉमन हो सिंगुलर तो बिना आर्टिकल का आएगा? गलत हुआ। सही करने का तरीका क्या है? द स्टूडेंट इज रीडिंग। अब ठीक ऐसे ही अगर यहां स्टूडेंट्स कर दूं, अब बताओ स्टूडेंट्स है, यहां आर कर दिया, बाकी रीडिंग इन द क्लास कर दिया। अब बताओ स्टूडेंट्स प्लूरल है? इसके साथ द लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि प्लूरल हो तो द नहीं लगता है 80%। क्लियर है? यानी अब जाके सही हो गया। अब दूसरा एक सेंटेंस लिखा मैंने लिखा स्टूडेंट्स, यानी द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द मैनेजर। अब ध्यान दो, यानी लिखा है द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द मैनेजर। बताओ कि ये प्लूरल है कि नहीं? और प्लूरल है, कॉमन है, तो इसके साथ द लगेगा। काट दो इसे। ध्यान देना,
यही कहते हैं खास। यानी ये हो गया 20% और ये हो गया। अब ये 20% और 80% का मतलब समझाता हूं। मान के चलो कि आपने फोन उठाया और फोन उठा के एसपी ऑफिस में फोन किया और क्या बोला कि एसपी साहब जल्दी से फौज लेके आइए, खान जीएस सेंटर के हॉल नंबर 1 में स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। अब बताओ कि एसपी साहब उधर से क्या सुनाएंगे? बोलेंगे कि जल्दी से फोन रखो नहीं तो आके मैं तुमको पढ़ा दूंगा। बोलेंगे ऐसा? सेंटेंस को घुमा दो। आपने दोबारा फोन किया और बोला कि एसपी साहब जल्दी से फौज लेके आइए, खान जीएस सेंटर के हॉल नंबर 1 में स्टूडेंट्स मैनेजर की पिटाई कर रहे हैं। बताओ एसपी साहब आएंगे कि नहीं? इसे ही कहते हैं खास। और कभी भी अगर खास हो जाए, याद रखना हर केस में अगर सेंटेंस का सेंस अगर खास जैसे बना, ये आर्टिकल उसके साथ आ जाएगा। इसे ही कहते हैं 20% और 80%, जो कि हमेशा आपका यूज होगा। ये समझ में आया? खास वाला। अब देखो इनका डाउट है आई का। मैं अगर बोलूं कि बताओ पर्सन कितने टाइप के होते हैं? दुनिया के पर्सन कितने टाइप? 3। अब पर्सन 3 टाइप के ही क्यों होते हैं? क्योंकि इसके बाद चौथा पर्सन का कोई जगह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने बोला कि एक व्यक्ति जो बोलने वाला है, दूसरा व्यक्ति और जिसके बारे में बात करेंगे उसके अलावा दुनिया में कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आपका पूरा का पूरा लैंग्वेज इसी में सिमट जाएगा। एक बोलने वाला होगा और दूसरा सुनने वाला होगा और जिसके बारे में बात करोगे वो थर्ड पर्सन। याद रखना कि पर्सन कितने हो गए? 3 पर्सन। यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। क्लियर? अगर फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, यानी टाइम हो गया। अच्छा इसको समझा देता हूं, बस 5 मिनट का समय दे दो। यहां लिखा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। क्लियर है? अब ध्यान दो। आपने क्या बोला कि अगर कोई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन बताओ एक हो सकता है कि नहीं? इस प्रेजेंट सिनेरियो के लिए लो, बोलने वाला मैं अकेला हूं, एक हूं कि नहीं? यानी बोलने वाला हो सकता है एक हो, या फिर बोलने वाला हो सकता है एक से 1 प्लस हो। अब बताओ 1 इंग्लिश का वर्ड है, ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है। इंग्लिश में 1 को कहते हैं सिंगुलर। क्या कहते हैं? और एक से ज्यादा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लूरल। समझ में आया? अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो आई कहते हैं, फर्स्ट पर्सन एक से ज्यादा प्लूरल हो वी कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, सेकेंड पर्सन अगर है तो सेकेंड पर्सन भी सेम वैसे है। सेकेंड पर्सन हो सकता है कि एक हो, सेकेंड पर्सन हो सकता है एक से ज्यादा हो। अगर एक है तो उसे कहते हैं एक नहीं, उसे कहते हैं सिंगुलर, सिंगुलर कहते हैं। और एक से ज्यादा हो उसे 1 प्लस नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं प्लूरल। याद रखना कि सिंगुलर भी कहते हैं यू और प्लूरल भी कहते हैं यू। अब एक बात का ध्यान दो, ये आपने सबने पढ़ा है, जो आप बोले वही लिखा हूं, अपने मन से कुछ नहीं लिखा हूं। अब मैंने यहां पर लिखा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब बताओ जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब होगा कि नहीं? यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब होगा कि नहीं? या आओ यहां पे प्रूफ करता हूं। देखो ये वाला यू को उठा रहा हूं, कौन सा वाला? सिंगुलर वाला यू। सिंगुलर वाला यू उठाया और इसका एक कॉपी किया और इसके यहां देखो, इसका प्रूफ हो गया कि ये वाला उठाया हूं। क्लियर है? अब बताओ यू सिंगुलर वाला है कि नहीं? है कि नहीं सिंगुलर वाला? अब बताओ किसके साथ इज लगाऊं कि आर लगाऊं? आर लगाऊं? इसके साथ आर लगेगा। अपने शब्दों से बदले कि नहीं? वादों से मुकरे कि नहीं? यानी कि यहां इज क्या है, आर क्या है? आप बोल रहे हो कि सर प्लूरल को रखो, इज को मिटा दो। इज को मिटवाना चाहते हो, लो मिटा दिया। अब बताओ कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। अभी आपने बोला था सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। यानी सब्जेक्ट यहां सिंगुलर तो वर्ब को प्लूरल क्यों किए? क्यों किए? याद रखना, यहीं पे आप प्रॉब्लम में आते हो। आज के बाद टेंशन फ्री हो जाओ। कभी भी आपको फर्स्ट पर्सन दिख जाए, फर्स्ट पर्सन चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो मुझे कुछ नहीं पता,
सीधा याद रखना कि इसका मुझे यूज सीखना है, और यूज में आई हो और वी हो, ऑलवेज प्लूरल होगा। क्या होगा? ऑलवेज प्लूरल, यानी हमेशा ये प्लूरल होगा। सिर्फ एक जगह बदमाशी कर देता है, आ जाता है पास्ट में, और पास्ट में आई के साथ हम वॉज करते हैं। उसके बाद कोई भी दुनिया का सेंटेंस उठा के लाके दिखा दो जहां सिंगुलर आता हो, कोई सेंटेंस नहीं है। यानी यूज में हमेशा क्या हुआ? प्लूरल हो गया। सेम ऐसे ही मुझे थियरी नहीं पता कि यूज सिंगुलर प्लूरल नहीं आता है, सीधा ये आता है यूज। यानी यूज का मतलब क्या है, इसका यूज कैसे करेंगे? तो यू को हमेशा हम प्लूरल यूज करते हैं, हमेशा। उसने तो एक जगह अपनी इज्जत बचा ली, एक जगह आगे आई के साथ वॉज, ये वो भी गंवा बैठा। हमेशा आई, वी, यू हमेशा प्लूरल होता है। एक जो पास्ट वाला बता दिया वो समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, देखो एक लड़के का छोटा सा बहुत डाउट था, वो खुद भी समझ लेता। अब मुझे बताओ कि यहां पर मैंने लिखा ए, बताओ ये क्या है? ये एक लेटर है कि नहीं? ये वर्ड नहीं है बेटा, लेटर है ये। यानी मैं बताऊंगा कि वर्ड में, लेटर में, अल्फाबेट में क्या फर्क है। यानी ये क्या है? लेटर है। और लेटर हमेशा एक है, तो एक हमेशा सिंगुलर होता है। तो ए लिखा अगर, तो ए लेटर को दिखाया, तो ये क्या हो गया? सिंगुलर, तो इज लगा दिया। अब मुझे बताओ कि मैंने यहां पर लिखा आई, अगर आई लिखा तो बताओ कि इसके साथ ईट लगाओगे, इट्स लगाओगे? यानी हमेशा इसके साथ इट्स लगा रहा है, ईट लगेगा क्योंकि ये प्लूरल होता है। यानी आई ईट होता है, ना कि इट्स होता है। बताओ ही गो लिखोगे कि गोज लिखोगे? लिखते हो, तो आई गोज कर दूं, आई क्या करोगे? गो करोगे, करते हो। तो आई प्लूरल है तभी तो गो लिया। अब उस बच्चे का डाउट क्या था कि जैसे ये वाला ए है, हिंदी की दुनिया का सबसे छोटा एक वर्ड होता है जिसे कहते हैं आई। यानी ये एक पर्सन के जैसा यूज हो तो प्लूरल होगा, लेकिन जैसे ये है ए फॉर एप्पल, तो वैसे होता है आई फॉर इंक पॉट। और आई एक वर्ड भी होता है जिसे आई का मतलब होता है मैं। क्लियर है? यानी यहां पर अगर लेटर के जैसा यूज हो रहा है तो बताओ सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? यानी लेटर के जैसा, पर्सन नहीं है ये जैसे मैंने बोला, मैंने लिखा कोई शब्द लिखा, शब्द क्या लिख दिया? इंक। अब मैंने बोल दिया कि आई इज द फर्स्ट लेटर ऑफ इंक, यानी यहां आई क्या है? आई पर्सन है, तो पर्सन सिंगुलर नहीं, पर्सन प्लूरल होता है, लेकिन ये लेटर हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो यहां होगा आई इज द फर्स्ट लेटर ऑफ इंक। समझ में आया? आपका डाउट क्लियर हुआ? हमेशा प्लूरल यूज करना। तो आई होप जितना समझाया समझ में आया। किसी को कोई डाउट? चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे।